जी, तो ज़रा नॉवेल लवर्स हाज़िर हों क्योंकि मैं उनके लिए आज से शुरू कर रही हूँ निम्रा अहमद का मशहूर ज़माना नॉवेल जन्नत के पत्ते। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी तलाश में निकलती है और उसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि तमाम नॉवेल लवर्स तक ये वीडियो पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं जन्नत के पत्ते का पहला पार्ट। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें, और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतारिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमीन आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग, अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए उसी मुस्तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही थी वो बिल्कुल सच है, और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्तियाश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चेक की। कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद कर दी। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर कहा, और फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोलकर सुनो तुम। वो आर्म्ड यूज़ एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सुबान जी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, वो हम अपनी फैमिलीज़ को नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सामजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढाँपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफ़िर करने के बजाय उस बात को गोल कर जाना चाहिए। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद्दे आदम खिड़कियों के आगे बाहर पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है, उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं, अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं,
दावर भाई की मेहंदी है ना कल, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। सियाह कमीज और खुले ट्राउजर में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने के लिए झुकी। झुकने से बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रख के आगे आई। वो सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया था। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलटकर देखा। उसकी पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूँ फूल नहीं भेजे। फिर ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। उसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिज़ाइन। बस उसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबांजी जा रही हूँ? ख़त पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये ख़त सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पास से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अधखुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनरोलमेंट साइंसेस की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट, इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले हुए थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं? इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो उसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे, वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट की तरफ दरवाजे की तरफ आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है।
नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हाया हो गई है। खैर उसी में कोई बेहतरी होगी, तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हाया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले ही एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है, और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हाया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं, उसने खौफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसोरे फिर से शुरू हो गई। तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गईं।